स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द चाइना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा पाकिस्तान को एक कार्गो है उसको सेंड किया गया था। आप देखिए कि कार्गो अपने रूट के दौरान में जब इंडिया का जो पोर्ट है जेएनपीटी पोर्ट वहां पे जब ये पहुंचता है तो इसका जो इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट किया गया इंडियन एजेंसीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम जेएनपीटी पोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो मुंबई के अंदर ये सिचुएटेड है जेएनपीटी पोर्ट, और इंडिया का कार्गो के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि जेएनपीटी पोर्ट के ऊपर भी जब चाइनीज अथॉरिटीज का ये जो कार्गो है वो पहुंचता है तो इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा इसका इंस्पेक्शन है वो कैरी आउट किया गया। इंस्पेक्शन के दौरान में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के असिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेज हैं उनका जो प्रेजेंस है इस कार्गो के अंदर देखने के लिए मिला है। अगर हम उन इम्पोर्टेंट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो एडवांस कंप्यूटर न्यूक्लियर सेंटर है उसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला इस कार्गो के अंदर में। इसी वजह से इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा इस कार्गो को यहाँ पे सीज किया गया है, जो कि बेसिकली चाइना का एक पोर्ट है जिसको कि हम सिकाऊ पोर्ट के रूप से जानते हैं। आप देखिए कि वहाँ से इस शिप के द्वारा अपना जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया गया था। अगर हम शिप का जो ओरिजिनल कंट्री है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो माल्टा नाम का जो आइलैंड कंट्री है जो बेसिकली आपको मेडिटेरियन सी के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो वहां से ये ओरिजिनली बिलोंग किया करती है ये शिप, जिसको कि चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा जो सिकाऊ नाम का जो पोर्ट है वहां से सेंड किया गया था पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए कि कंप्लीटली जो एमटीसीआर नाम का जो ग्रुप है उसके जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन है यहाँ पे कैरी आउट किया गया है चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम माल्टा नाम का जो आइलैंड कंट्री है उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि होती रिबेलियंस के द्वारा जब अटैक किया गया था नवंबर के समय में और दिसंबर के समय में, जब गल्फ ऑफ आदेन है रेड सी का एरिया है वो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में थे, तो माल्टा बेस ही एक शिप है जिसके ऊपर अटैक किया गया था और इंडियन नेवी के द्वारा उस शिप को वहां से रेस्क्यू किया गया था। तो उस समय भी ये जो माल्टा नाम का जो कंट्री है वो न्यूज के अंदर में है। इसका जो लोकेशन है उसको आप एक बार जरूर से देखना, मेडिटेरियन सी के अंदर में आपको इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके नॉर्थ साइड के अंदर में आपको इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्पोर्ट के बारे में तो चाइना का उस पोर्ट का नेम भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ कंट्रीज का जो पोर्ट का जो नेम है उसको कंट्री के साथ में मैच द कॉलम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए, क्योंकि यमन का जो पोर्ट है जिसको कि बेसिकली कंट्रोल किया जाता है होती रिबेलियंस के द्वारा, जिसको कि हम हैदे पोर्ट के रूप से जानते हैं। तो आप देखिए कि उन पोर्ट्स के बारे में भी आपको जरूर से पता होना चाहिए कि इंडिया के भी काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली एक ईरान के अंदर सिचुएटेड है जो इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके सप्लाई के रिगार्डिंग में। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको भी कहा गया है कि आप उस पोर्ट को यूज कर सकते हो अपने वर्क के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि जो जेएनपीटी का जो पोर्ट है ये इसके अलावा भी आपको न्यूज के अंदर देखने के लिए मिलता है, कार्गो के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो G20 का जब इंडिया के अंदर उसका मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ तो उस दौरान में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लॉन्च किया गया था। तो आप देखिए कि जो अरेबियन पेनिनसुला के साथ में इंडिया के जो दो पोर्ट यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हैं उसके अंदर एक पोर्ट आपको जेएनपीटी पोर्ट है वो ही देखने के लिए मिलेगा, और ये अदर पोर्ट है जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है जो प्राइवेट कंपनी के हैंड के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए अदर पोर्ट है जो गुजरात के अंदर सिचुएटेड है और जेएनपीटी का जो पोर्ट है उसको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू में कनेक्ट किया जाएगा इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के शुरू में पार्ट को वहां से। क्या स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया गया, कार्गो के अंदर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो असिस्टेंट डिवाइस है उसको सेंड किया गया है। क्या चाइना के द्वारा ऑलरेडी भी ऐसा जो प्रैक्टिस है वो सामने आया था? तो आप देखिए कि 2020 के समय में चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग में एक असिस्टेंट डिवाइस है उसको वहां पे सेंड किया गया था। उस दौरान में आप देखिए कि हांगकांग का जो अथॉरिटीज है वहां पे यांगजे नाम का जो रिवर है वहां पे बेसिकली इसका जो कैप्चर
स्ट्रक्चर है वो किया गया। और MTCR नाम का जो ग्रुप है मिसाइल प्रोग्राम के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम के रूप से जानते हैं, आप देखिए कि उसकी जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन के रूप से देखने के लिए मिला था। उस समय चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा कार्गो का जो नेमिंग किया गया था, कार्गो को बेसिकली आप देखिए कि इंडस्ट्रियल ड्रायर है उसका नाम दिया गया था कि इंडस्ट्रियल ड्रायर को यहाँ पे सेंड किया गया है। बट उसका जब इंस्पेक्शन के दौरान में सामने आया 2020 के समय भी कि मिसाइल जो प्रोग्राम है उसके असिस्टेंट का जो डिवाइस है चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा इस तरीके से जो ट्रेड रूट है उसके थ्रू में सेंड किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइना और पाकिस्तान के बारे में है। आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वहाँ पे एक ग्वादर नाम का जो पोर्ट है उसको डेवलप किया गया है, जो कि ईरान का जो नियर बाई एरिया है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन के अंदर में सिचुएटेड है, ग्वादर पोर्ट है। इंडिया ने इसी के काउंटर के अंदर में जो चाहबार नाम का जो पोर्ट है ईरान के अंदर में उसको इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया। अफगानिस्तान को भी आप देखिए कि जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है उसके रिगार्डिंग में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंडिया के द्वारा हमेशा से अपोज किया जाता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो हमारा कंप्लीट जो कश्मीर का एरिया है, जो कुछ एरिया आपको पाकिस्तान के अंडर में देखने के लिए मिलेगा, उस एरिया के थ्रू में बेसिकली ये क्रॉस करता है और इंडिया उसको अपना जो पार्ट होने की वजह से, इंडिया का ही वो पार्ट होने की वजह से इंडिया के द्वारा इसको अपोज किया जाता है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी एरिया के अंडर में इस तरीके से चाइना के द्वारा अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रन किया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइना पाकिस्तान के बारे में, न्यूक्लियर कार्गो के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द जनरल इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका एग्जिस्टेंस के अंदर आया है स्टूडेंट्स? तो आप देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया, पर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो प्रेजेंट समय में पावर के अंदर में है उनके द्वारा अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको अनाउंस किया गया है। उनका जो लिस्ट है उसके अंदर में जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया। पीएम सर हैं जो वाराणसी से कंटेस्ट करेंगे, जिसको कि हम बनारस के रूप से भी जानते हैं। आप देखिए कि वाराणसी जो पीएम सर हैं उनके द्वारा कंटेस्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि एक पर्सन के द्वारा, एक कैंडिडेट के द्वारा कितना जो सीट है वहाँ पे जो कंटेस्ट है वो किया जा सकता है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में कोई भी लिमिटेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, बट 1996 के समय से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू में, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है उनके थ्रू में यहाँ पे लिमिटेशन है उसको इम्पोज किया गया कि एक पर्सन के द्वारा मैक्सिमम जो 2 सीट्स है वहाँ पे जो कंटेस्ट है वो किया जा सकता है। मैक्सिमम जो 2 सीट्स है वो मैक्सिमम 2 सीट्स के ऊपर ही एक पर्सन के द्वारा कंटेस्ट किया जा सकता है। आप देखिए कि पीएम सर जब 2014 का जब हमारे वहाँ पे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे तो उस समय एक गुजरात का जो सीट है वहाँ से कंटेस्ट किए थे, एक बनारस का जो सीट है, वाराणसी का जो सीट है वहाँ से कंटेस्ट उनके द्वारा कैरी आउट किया गया। इसके अलावा आपको जो बनारस है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसकी वजह से भी ये लास्ट 1-2 ईयर के अंदर में न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से जो लिस्ट है उसको अनाउंस किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में कब आता है? आप देखिए कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जब अपना जो नोटिफिकेशन है उसको इश्यू किया जाता है, उनके द्वारा जब अपना जो डेट्स है वो बताई जाती हैं कि इस तरीके से हम फेज वाइज मैनर के अंदर में या एक ही डेट है उसको कंटेस्ट करेंगे, कब यहाँ पे कैंडिडेट्स के द्वारा जो नॉमिनेशन है वो फिल किया जाएगा, उन नॉमिनेशंस का स्क्रूटनी कब होगा, स्क्रूटनी के बाद में आप देखिएगा उनको सिंबल्स का लोकेशन किया जाएगा, वोटर लिस्ट है उसका पब्लिकेशन किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो काफ़ी सारा जो आपको वर्क है वो देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में वोटिंग का डे है, वोटिंग के डे के बाद में भी कुछ डे हैं वो रिजर्व रखे जाते हैं रिगार्डिंग द कि कुछ एरिया के अंदर अगर बूथ कैप्चरिंग का सिचुएशन होता है, कोई भी यहाँ पे बूथ रिगिंग है, कोई वायलेंस इरप्ट आउट होता है, तो उस दौरान में कुछ रिजर्व डे है उनको रखा जाता है उन एरियाज के रिगार्डिंग में। वहाँ पे आप देखिए कि फिर से जो बाईपोल है उनको करवाया जाए। वहाँ पे एक बाई इलेक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है कि सीट के अंदर अगर वैकेंसी क्रिएट होती है तो आपको बाई इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जिनको कि हम बाई इलेक्शंस आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेंगे समय समय पे सीट्स के वैकेंसी के दौरान में। तो बाईपोल के बाद में वहाँ पे जो काउंटिंग है वो की जाती है। रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहाँ पे हर एक बूथ का एक देखिए कि हाईएस्ट ऑफिसर होता है जिसको कि हम
प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं। यहाँ पे इलेक्शन का जो पार्टीज यहाँ पे बेसिकली पार्टिसिपेट करने वाली हैं जो इलेक्शंस के अंदर में, उनके रिगार्डिंग में भी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलती है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपना जो गाइडलाइंस है उनको बताया गया है कि जो भी स्टार कैंपेनर सेंड किए जाएंगे, आप देखिए कि जो नेशनल पार्टीज हैं उनको 40 के आस 40 जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टेट का जो पार्टी है उनको 20 स्टार कैंपेनर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या स्टार कैंपेनर के द्वारा जो रैली किया जाता है उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा होता है रैली के अंदर में, क्या यहाँ पे जो कैंडिडेट वहाँ पे कंटेस्ट होता है? सपोज कीजिए ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में अगर हम बात करें, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में एक जो स्टार कैंपेनर है नेशनल पार्टी का, उसके द्वारा यहाँ पे रैली को कंडक्ट किया गया। तो आप देखिए कि रैली का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, यहाँ से जो कंटेस्ट करने वाला जो कैंडिडेट है उसके एक्सपेंडिचर के अंदर में वो काउंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। इसी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही काफ़ी बार जो बेसिक थिंग्स हैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैंपेनिंग है वो कब है यहाँ पे एंड होता है, उसके बाद में यहाँ पे जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको यूज़ नहीं किया जा सकता है। और आप देखिए कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में डिस्कस किया, न्यू दिल्ली के बारे में यहाँ पे रीड किया है। तो आपको इंडिया का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के वाइज आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं वो पॉपुलेशन के रेशियो के बेसिस पे डिसाइड की जाती हैं। तो सबसे जो छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, चांदनी चौक। चांदनी चौक का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो दिल्ली के अंदर ही सिचुएटेड है। और आप देखिए कि सबसे जो लार्जेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आपको लेह एंड लद्दाख का है जो देखने के लिए मिलेगा, जो काफ़ी वाइड है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चांदनी चौक का अगर हम पॉपुलेशन के डेंसिटी के बारे में डिस्कस करें तो 7 to 8 किलोमीटर के अंदर में जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है उसको ये कवर करता है। जो यहाँ पे लद्दाख का आप देखिए कि अराउंड द 150 किलोमीटर का जो एरिया है, 200 का जो एरिया है उसके अंदर भी इतना जो पॉपुलेशन है वो कवर नहीं हो पाता है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने देखा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि 1960s के समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा ही फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था कि यहाँ पे इलेक्शन के दौरान में एक फेयर प्लेइंग फील्ड है वो सभी पार्टीज को रहे, सभी पार्टीज के द्वारा इक्वल वे में जो प्रचार है उसको कैरी आउट किया जाए, कैंपेनिंग लिए इक्वल वे में यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। आप देखिए कि 1962 के समय में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको बेसिकली इलेक्शन कमीशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लीगल बैकिंग है या नहीं है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकसभा के इलेक्शन के बारे में जब भी डिस्कस करते हैं तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज आपका स्टूडेंट 25 होना चाहिए। 25 से कम एज का जो पर्सन है उसके द्वारा कंटेस्ट है वो नहीं किया जा सकता। एक और एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सेप्शन ये हैं जो रिजर्व सीट्स है, वहाँ पे जो रिजर्व कैंडिडेट है उन्हीं के द्वारा इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया जाएगा। और आप देखिए कि एक और यहाँ पे आर्टिकल 371F एक स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग में, जिसमें आपको स्पेशल प्रोविजन देखने के लिए मिलता है सिक्किम के पर्सपेक्टिव से। सिक्किम के अंदर में एक स्पेशल प्रोविजन ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा वो ओरिजिनली सिक्किम से ही बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन के बारे में। इंडियन एयरफोर्स का जो हाईएस्ट लैंडिंग ग्राउंड है जिसको कि हम यहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप से भी जानते हैं, तो आप देखिए कि नयोमा नाम का जो फील्ड है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो बेसिकली वहाँ पे रिस्टोरेशन का जो काम है, लैंडिंग स्ट्रिप है उसको रिस्टोरेशन का जो वर्क है वो चल रहा है वहाँ पे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो एरिया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख का जो एरिया है जो चाइना के साथ अपना एरिया शेयर करता है, आप देखिए कि वहाँ पे ये सिचुएटेड है, उसी के नियर बाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास में। तो इंडिया का एक हाईएस्ट लैंडिंग स्ट्रिप है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। इसको बेसिकली किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन के अंदर यूज किया जा सकता है, कोई भी वॉरफेयर के समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो जजेज का, जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं उनका बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था
कच्छ के अंदर में। कच्छ कहाँ है? गुजरात के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है, क्वेश्चन भी पूछा गया था कच्छ के रिगार्डिंग में कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे जो सी का जो बेसिकली एरिया है वो कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग फेज के अंदर में है, जो मार्स लैंड है वो यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो कच्छ का ही एरिया आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि अर्लियर फेज के अंदर जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके अंदर में माना जाता था कि जो यहाँ पे जेल है एक एक्सेप्शन के अंदर दिया जाएगा, और बेल इज योर राइट, बेल को अपना एक राइट है वो माना जाता था कि बेल यहाँ पे आपका राइट है, और जो बेसिकली आपको जो जेल है वो एक एक्सेप्शन के दौरान में यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बट प्रेजेंट समय में बताया गया कि जैसे हमारे जो स्मॉलर कोर्ट्स हैं, बेसिकली लोअर जो कोर्ट्स हैं, वहाँ पे लोअर कोर्ट्स के अंदर में आप देखिए कि जो जेल्स हैं वो डायरेक्टली दे दी जाती हैं, इसी वजह से काफ़ी सारे जो बेल के जो पेटिशंस है वो आपको हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिकली हमारे सीजीआई सर के द्वारा कहा गया। काफ़ी बार लॉयर्स के द्वारा कंप्लीटली प्रिपरेशन ना होने की वजह से उनके द्वारा केसेज के अंदर में जो एडजर्नमेंट है वो मांगा जाता है। एडजर्नमेंट बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, कि आप हमको डेट है उसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो इसी वजह से भी यहाँ पे देखिए कि पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं वो क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके बारे में इनके द्वारा कुछ कंसर्न्स है उसको रेज किया गया कि जजेस के द्वारा जो बेल है उसको एक राइट के रूप से देखने की ज़रूरत है। जेल यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस के अंदर भी कोई क्रिमिनल माइंड से पर्सन है बिलोंग करता है, अनसाउंडेड माइंड है या साइकोपैथ है, उसको बेसिकली आप जेल है वो ग्रांट कीजिए, बट बेल यहाँ पे राइट है हर एक बेसिकली हर एक जो कन्विक्टेड पर्सन है या उसके ऊपर एलिगेशंस है वो देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वुमेन के पर्सपेक्टिव से है, ऑलरेडी भी हमने इसको डिस्कस किया गया था। आप देखिए कि ये केरल से एक वुमेन है वो बिलोंग करती हैं। इंडिया में जो फैमिली सिस्टम है उसके बारे में भी डिफाइन करता है कि इंडिया के अंदर में मदर के द्वारा जो सेक्रीफाइस का वैल्यू है वो आपको देखने के लिए मिलता है। मदर के द्वारा जो सेक्रीफाइस आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप देखिए कि एनिमल्स के अंदर भी जो मदर है उसके द्वारा जो सेक्रीफाइस है, जो अपने जो चिल्ड्रन है उसका प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि यमन का जो सिचुएटेड है काफ़ी ज़्यादा डिट्रोटिंग सिचुएशन है। वहाँ पे एक इंडियन ओरिजिन का जो वुमेन है उनको बेसिकली वहाँ पे जेल है वो कर दिया गया है, तो अपनी डॉटर को सेव करने के लिए वहाँ पे जाने वाली हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा इनको मना भी किया गया है कि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बेसिकली अच्छी कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, बट इनके द्वारा कहा गया था कि अपना जो सर्थ है, अपना जो लाइफ रिस्क के ऊपर रखते हुए ये वहाँ पे जाएंगे यमन के अंदर में, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सितंबर अक्टूबर के समय भी ये न्यूज़ है वो वहाँ पे था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया था कि वहाँ पे लाइफ है उसको रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पे जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा वो एरिया है वो कंट्रोल किया जाता है, मैक्सिमम एरिया, तो उसी के रिगार्डिंग में बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि प्रेस के रिगार्डिंग में एक जो कानून है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है, पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन एंड पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस के जो प्रिंटर्स हैं उनके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे 1867 का जो कानून हुआ करता था प्रेस के पर्सपेक्टिव से, तो उसको इसके द्वारा रिपील किया गया है। हमारे जितने भी जो प्रेस है उनका रजिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसको क्रिएट किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर इसका जो नेम है वो डिफरेंट हुआ करता था। तो 2023 के अलग से जो कानून है वो आपको देखने के लिए मिले हैं, न्यू प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ पीरियोडिक इसका जो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के पर्सपेक्टिव से है, 2019 के समय हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो कोऑपरेटिव के रिगार्डिंग का जो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है उसको क्रिएट किया गया था। तो आप देखिए कि उसी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का यहाँ पे जो डिसीजंस है उसको बताया गया है कि जितने भी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जितने भी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका एक रेगुलेटरी जो यहाँ पे अम्ब्रेला बॉडी है उसको क्रिएट किया गया है। अगर हम उस बॉडी के बारे में डिस्कस करें, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव के बाद में आप देखिए कि फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के द्वारा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये जो मिनिस्ट्री है उसको हेड किया जाता है। मीन्स ये कोई प्रोविज़न नहीं है इस तरीके से हेड करने का,
बट आप देखिए कि एक पर्सन को 2-3 मिनिस्ट्रीज हैं वो दे दी जाती हैं, तो उसी रिगार्डिंग में उनको ये मिनिस्ट्री है वो भी अलोकेट किया गया है। वैसे किसी के द्वारा इसको हेड किया जा सकता है। तो आप देखें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर में इस तरीके से जो बॉडी है वो बनाया गया है, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए एक अम्ब्रेला बॉडी के रूप से वर्क करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे त्रिपुरा के रिगार्डिंग में हैं। आप देखिए कि त्रिपुरा के अंदर में जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं उनका जो पॉपुलेशन है वो 33% है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, त्रिपुरा का जो गवर्नमेंट है, इसके अलावा आप देखिए कि त्रिपुरा के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ का जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है उसका जो राइट्स है उनको सिक्योर करने के रिगार्डिंग में, तो त्रिप्रेटाइट इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस है उसको कि बेसिकली यहाँ पे तिपरा मोथा का जो नाम है उसकी वजह से भी जाना जाता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो त्रिकोणीय जो त्रिपार्टाइट जो अलायंस है वो देखने के लिए मिला है तिपरा के द्वारा। तिपरा के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, त्रिपुरा का गवर्नमेंट है। इस अलायंस के अंदर में क्या क्रिएट किया जाएगा, आप देखिए कि जो हिस्टोरिकल जो राइटिंग है, लैंड राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो त्रिपुरा के इंडिजीनियस पीपल्स हैं उनका यहाँ पे डेवलप करने के पर्सपेक्टिव से है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली उत्तर प्रदेश के एक फॉर्मर ऑफिसर हैं इंडियन पुलिस सर्विस से रिलेटेड, उनके द्वारा एक बुक है उसको लिखा गया है। बुक के अंदर में बताया गया है कि जो कमिश्नरेट सिस्टम देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश के कुछ सिटीज़ के अंदर में, आफ्टर द जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके वायलेंस के बाद में ही उसका अप्रूवल है वो किया गया था। अभी कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, आप देखिए कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, सपोज कीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम है यहाँ पे कानपुर। कानपुर कहाँ पे सिचुएटेड है, वैसे कानपुर सिचुएटेड है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो कानपुर नाम का जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली हेड किया जाएगा। अगर वहाँ पे कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है तो आप देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हेड किया जाएगा डीएम के द्वारा। डीएम के द्वारा ही जो ऑर्डर्स हैं उनको इश्यू किया जाता है। ऑर्डर्स किस तरीके से, ऑर्डर्स आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे कि वहाँ पे जो पीस है उसके रिगार्डिंग में, वहाँ पे आपको सेक्शन 144 है उसको यहाँ पे इम्पोज करना है रिगार्डिंग द पीस के इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से। और भी काफ़ी सारे जो ऑर्डर्स हैं, जैसे इंटरनेट को भी बैन करना है तो डीएम के थ्रू ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए अगर यहाँ पे कमिश्नरेट का जो सिस्टम है उसके दौरान में लॉ एंड ऑर्डर है वो एक डिफरेंट सेक्टर के रूप से जो कमिश्नर ऑफ जिस डिस्ट्रिक्ट है या जो सिटी के जो कमिश्नर हैं उनके द्वारा डील किया जाता है। तो कमिश्नरेट सिस्टम के अंदर में जो डीएम है, इसके अलावा जो कमिश्नर है उनका जो इक्वल वर्किंग है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो डीएम है उसको यहाँ पे जो मोर पावर है वो देखने के लिए मिलती है। कभी कभी डिफरेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग में जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर भी आपको ये देखने के लिए मिलता है कि कैसे यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस को मोर एज है वो दिया जाता है सर्विसेज के अलोकेशन के रिगार्डिंग में, हायर पोस्ट के अंदर में। तो उसी के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि अभी प्रेजेंट समय में तो रिफॉर्म है इंडियन ब्यूरोक्रेसी के अंदर, काफ़ी सारा जो रिफॉर्म है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरओ का जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट हुआ था, आप देखिए फरवरी के अंदर में उसके अंदर कुछ लीक का जो मामला है वो सामने आया पेपर लीक का, तो उसको दोबारा से कंडक्ट वो करवाया जाएगा। यहाँ पे कश्मीरी हुंगुल के बारे में है। आप देखिए कश्मीर का ये जो स्टेट एनिमल है, जब कश्मीर स्टेट हुआ करता था तो उसका जो स्टेट एनिमल है उसका भी स्टेटस था, प्रेजेंट समय में यूनियन टेरिटरी है। तो उसका जो यहाँ पे जो एनिमल है, स्टेट का जो एनिमल है वो यहाँ पे कश्मीरी हुंगल आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि इनका जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन को हम देखते हैं, काफ़ी आपको जो साई हैं वो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। कश्मीरी जो हुंगुल्स हैं वो आपको काफ़ी साई देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि इनका जो पॉपुलेशन है 1947 के समय में 2000 के आसपास हुआ करता था। फिर आप देखिए कि इनका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन फेज के अंदर में आएगा। 2004 के समय में इनका जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 197 जो लोएस्ट एक पीक है उसके लिए पहुंचा था। प्रेजेंट समय में अगर हम कंपेयर करें 2021 के रिगार्डिंग में तो 261 है इनका पॉपुलेशन था। बट आप देखिए कि जो प्रेजेंट जो यहाँ पे जो समय है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड की रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट समय है उसको
बताया गया है। तो हो सकता है कि स्प्रिंग का जो समय है उसके बाद में इनका जो पॉपुलेशन है 300 को जो यहाँ पे क्रॉस करे। और भी काफ़ी सारे रीजन्स हैं इनका डेथ होने के रिगार्डिंग में, यहाँ पे वाटर का अवेलेबिलिटी ना होना, वहाँ हिली एरियाज़ के अंदर में, डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ हैं उसके अंदर में। और डचिंगम जो नेशनल पार्क है, डचिंगम का जो नेशनल पार्क है उसके अंदर में इनका जो पॉपुलेशन है वो आपको काफ़ी अच्छे से देखने के लिए मिलता है। कहाँ पे? कश्मीर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें म्यांमार के रिगार्डिंग में है, इंडिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो विजिट के लिए गए थे चीन स्टेट के अंदर में, तो उनके द्वारा कहा गया कि कोई भी म्यांमार का जो आर्मी है उसका प्रेजेंस नहीं है, ये रेबल्स का जो एरिया है वहाँ का जो सिविलियन कम्युनिटीज़ है, काफ़ी सारे जो रेबल्स हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि अपने अलग अलग से जो कैंप्स हैं उनको डेवलप किया गया है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि रखाइन स्टेट है और भी चीन स्टेट है, इन सभी के अंदर में वहाँ पे जो बेसिकली जो रेबल ग्रुप्स हैं उन्हीं का डोमिनेशन है, आर्मी को ओवरथ्रो कर दिया गया है उन एरियाज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि म्यांमार के रिगार्डिंग में यूएन की जो एजेंसी चीफ है उनके द्वारा भी कहा गया था, ह्यूमन राइट कमीशन के जो चीफ हैं उनके द्वारा तो उनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इसका जो डिटेरियोरेटिंग कंडीशंस है वो देखने के लिए मिलेगा आप देखिए। बट गाजा के अंदर जो सिचुएशन है वो और भी डैमेजिंग देखने के लिए मिली है। इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस अटैक किया गया है, मैनी पैलेस्टीनियंस उनको शॉट किया गया है। गाजा के अंदर एड का जो पॉइंट्स है वहाँ पे ऐसा यूएन के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। यूएस के द्वारा जो फूड का जो सपोर्ट है, जो मील्स है उसका सप्लाई किया गया है। और आप देखिए इजराइल के द्वारा कंटिन्यूस जो अटैक है वो आपको देखने के लिए मिले हैं। यूएस मिलिट्री फोर्सेज के द्वारा जो होती रिबेलियंस हैं उनके द्वारा भी स्ट्राइक उनके ऊपर भी कंडक्ट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बांग्लादेश में फायर के एक इंसिडेंट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। रसिया में जो अपोजिशन का जो लीडर वॉइस जो रेज किया करते थे वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट में, उनका जो ब्यूरियल प्रैक्टिस है, उनका जो फैमिलीज के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और आप देखिए कि यूक्रेन वॉर के रिगार्डिंग में है, जर्मनी के द्वारा आने वाले समय में किस तरीके से जो सपोर्ट उनको प्रोवाइड किया जाएगा उसी के पर्सपेक्टिव से। तो एग्जाम के पर्पज से कोई लोकेशन भी नहीं है, कंटिन्यूस ये जो टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में है। आपको यहाँ पे होती रिबेलियंस का जो पोर्ट है जो उनके द्वारा हैदिया नाम का जो पोर्ट है जिसको इनके द्वारा बेसिकली डोमिनेट किया जाता है, तो उसके बारे में आप एक बार ज़रूर से गूगल करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कौन सा पोर्ट है जो होती रिबेलियंस के द्वारा बेसिकली डोमिनेट किया जाता है, उनके कंट्रोल के अंडर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट साइंस का पेज है, तो आप देखिए कि जो प्रीडेटरी जो फिश है उनके द्वारा कलर को चेंज किया जाता है। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे लास्ट ईयर जो वागेल डांस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि किन के द्वारा वो डांस है वो कैरी आउट किया जाता है, जो बेसिकली आपको किन के द्वारा देखने के लिए मिलता है, हनी बीज के द्वारा। साइट्रस फ्रूट के बारे में है कि उसके अंदर में डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं उसके कलर के परस्पेक्टिव से, टेस्ट के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि मिजोरम के पर्सपेक्टिव से है, मिजोरम के द्वारा एक जो रिजोल्यूशन है उसको पास किया गया था, उसके अंदर बताया गया मिजोरम ने अपने रिजोल्यूशन के अंदर में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लान है कि जो 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है उसको इनके द्वारा फेंसिंग किया जाएगा। तो मिजोरम ने कहा कि हमारा काफ़ी सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसके थ्रू में एक बॉर्डर एरिया के दूसरे एरिया के अंदर भी उनके रिलेशंस हैं। पर गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जिस तरह के मणिपुर के अंदर वायलेंस है, म्यांमार के अंदर सिचुएटिंग डेटोरेटिंग है, वहाँ पे काफ़ी सारी जगह रेबल ग्रुप्स हैं उनके हैंड के अंदर में है पावर, वहाँ पे कुछ एरियाज़ के अंदर में। तो आप देखिए कि हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी इसका जो इफेक्ट है वो ना देखने के लिए मिले, इसी वजह से इंडिया के द्वारा फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। बट एक डिफ़िकल्ट टेरेन है वो भी एक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। असम राइफल्स है उनके द्वारा पेट्रोलिंग को कैरी आउट किया जाता है। डिफ़िकल्ट टेरेन है इस एरिया के अंदर में। और आप देखिए कि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा इस टेरिटरी को बाइफरकेट किया गया था 1826 में। आपको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का एक ट्रीटी देखने के लिए मिलता है जिसको कि ट्रीटी ऑफ यांडाबो के नाम से हम जानते हैं। तो ब्रिटिश जो बर्मा वॉर है उसके बाद में इस एरिया को सेपरेट किया गया था उस ट्रीटी के थ्रू में। नेक्स्ट गगनयान मिशन के बारे में है। आप देखिए कि गगनयान मिशन है जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, उसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको सेंड किया जाएगा स्पेस के अंदर में, उनका जो नेमिंग है वो किया गया था पीएम सर के द्वारा। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर में 2025 के समय में इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 2035 तक इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है, इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है उसको भी डेवलप किया जाएगा, ऐसा पीएम सर के द्वारा अनाउंस किया गया था।
इंडिया के द्वारा अपना जो यहाँ पे इसरो का जो 2 कॉमर्शियल आर्म्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, NSIL है। NSIL के अलावा आप देखिए कि आपको इंडिया स्पेस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो उनका बेसिकली यूज है वो किया जाएगा इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, उसको भी डेवलप किया गया है। लॉन्च व्हीकल अगर हम बात करें, लॉन्च व्हीकल जो 3 है उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। अर्लियर फेज के अंदर में इसका मार्क 3 है वो नेम हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो नेशनल जियोस्पेटियल पॉलिसी है 2022 का, इंडियन स्पेस प्रोग्राम है 2023 का, और अभी रिसेंटली स्पेस प्रोग्राम के अंदर में 100% जो ऑटोमेटिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया गया है इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो उसको उन सभी को बेसिकली ये प्रमोट करेगा इंडिया के अलग अलग सेक्टर्स के अंदर में। ये जो गगनयान मिशन है उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द पतंजलि के बारे में है। आप देखिए कि पतंजलि के द्वारा जो एलोपैथी का जो दवाई है, एलोपैथी का जो मेडिसिन हैं, उनके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ कहा गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको यहाँ पे पेनलाइज है वो किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस वो लगाए गए हैं कि पतंजलि के द्वारा जो एलोपैथी है उसके अगेंस्ट में जो कैंपेनिंग है, मिसलीडिंग जो कैंपेनिंग है वो नहीं चलाया जाए। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप देखेंगे न्यूज़ के अंदर में काफ़ी था, इसको आप रीड कीजिए, ये आपका होमवर्क, आपको ये रीड करना है पतंजलि के पर्सपेक्टिव से। हमारा जो ड्रग के रिगार्डिंग में 1954 का जो एक्ट है उसको बेसिकली ये वायलेट करता है, जो पतंजलि के द्वारा जो मिसलीडिंग प्रैक्टिस है उनको कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग में है। पालियार नाम का जो ट्राइब है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि पालियार नाम का जो ट्राइब है जो बेसिकली हिली एरियाज के अंदर में पाया जाता है। पालानी नाम का जो हिल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, पालानी नाम का जो हिल का एरिया है कहाँ पे सिचुएटेड है, थेनी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर में, वहाँ पे पालियार ट्राइब है। पालियार ट्राइब के अंदर में बेसिकली जो हिली एरियाज से इनका कनेक्शन है, फॉरेस्ट एरिया के साथ इनका कनेक्शन है। बट इन पर्सनस को आप देखिए कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर में इनको यहाँ से जो डिस्प्लेस किया जाएगा, इनको दूसरे एरिया के अंदर में सेंड किया जाएगा। इनका रेस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिला है हिली एरिया के पर्सपेक्टिव से, उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में एक पर्सन के बारे में भी बताया गया है कि कैसे इनको एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में उसके द्वारा कोशिश किया गया है इस पालियार ट्राइब को। तो आपको ट्राइब के बारे में पता होना चाहिए। पालियार ट्राइब कहाँ पाया जाता है, पालानी हिल्स के एरिया में। हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया के साथ इनका एक कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि इनको अभी रेस्ट्रिक्ट किया गया है फॉरेस्ट एरिया में जाने के रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। बट आप देखिए कि थेनी डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ पे हैं। और इंडियन जो न्यूट्रिनो है, इंडियन न्यूट्रिनो का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको इसी एरिया के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। 2018 के समय भी ये न्यूज़ के अंदर में था। यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट की वजह से थेनी फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में, तो ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु के अंदर थेनी फॉरेस्ट है वो सिचुएटेड है जहाँ पालियार ट्राइब है। तो ये आज का न्यूज़पेपर था, रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।